नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। साथियों, ये सीरीज बिहार दरोगा प्रीलिम्स का है जो सेट नंबर 10 है। अभी तक हमने इस चैनल पर 9 तक करा दिए हैं। अगर आप नहीं देखें तो जाइए प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार दरोगा 22 और 13 का। उसमें लेकर के 1 से लेकर के 9 तक वीडियो हम बना दिए हैं। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। ये टेस्ट नंबर 10 है, ये टूडिया पुस्तक से ली गई है। अगर आप इसको मार दिए हैं तो एक बार इसको रिवीजन भी कर लीजिए, आपको फ़ायदा करेगा। और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा मित्रों। तो साथियों, शुरू करने से पहले आज का यह मोटिवेशन है कि सफलता जिस ताले में बंद रहती है, सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह 2 चाबियों से खुलता है। पहला कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह 2 चाबियों से खुलता है, पहला कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवध का अंतिम नवाब था। निम्नलिखित में से कौन जो है अवध का अंतिम नवाब था, ये पूछा जा रहा है। तो सआदत खां या वाजिद अली शाह या शुजाउद्दौला या मंसूर खां। तो अवध का जो अंतिम नवाब था ये कौन था? वाजिद अली शाह जी थे। वाजिद अली शाह जी थे, इसको ध्यान रखिएगा। इसका जो है शासनकाल में अवध पर कुशासन का इल्जाम लगाकर अंग्रेजों ने जो है 1856 ईस्वी में अवध को अपना साम्राज्य में मिला लिया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया। पूर्ण जो है स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो ये लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। तो ये लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसकी अध्यक्षता में? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में क्या कहा जा रहा है कि बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? मोहम्मद अली जिन्ना से या लियाकत खां से या आगा खां से या सलीम उल्लाह खान से? तो बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में बताएंगे? तो आगा खां के नेतृत्व में जो है मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलने का काम किया था, आगा खां के नेतृत्व में। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। 4 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन जो है 1928 में किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा, कब किया गया था? 1928 में किया गया था। इस संगठन के संस्थापक कौन कौन थे? तो भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद। ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस योजना को डिकी वर्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा योजना को? तो माउंटबेटन योजना को जो है डिकी वर्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। इस योजना का जो गठन 3 जून 1947 को किया गया था। कब? 3 जून 1947 को किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा, माउंटबेटन योजना को। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 में क्या कहा जा रहा है कि भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बम्बई दर्पण के संस्थापक कौन थे? बम्बई दर्पण के संस्थापक कौन थे, ये पूछा जा रहा है। तो कौन थे बम्बई दर्पण के जो संस्थापक? तो बताइए आप लोग। बाल शास्त्री जाम्बेकर जी। बाल शास्त्री जाम्बेकर जी। बाल शास्त्री जाम्बेकर जी। इसका जो प्रकाशन 1832 ईस्वी में बम्बई में हुआ था, मराठी भाषा में। इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 में क्या कहा जा रहा है कि प्रथम जो है 3 आश्रम का उल्लेख किस जो है उपनिषद में है? प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में है? तो किस उपनिषद में है? इसको ध्यान रखिएगा, छंदोग्य उपनिषद में। छंदोग्य उपनिषद में। छंदोग्य उपनिषद में जो है 3 आश्रम का उल्लेख है। कौन कौन? बाल, गृहस्थ और वानप्रस्थ। बाल, गृहस्थ और वानप्रस्थ। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है? भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल के बारे में पूछा जा रहा है इन चारों ऑप्शन में से। तो ध्यान रखिएगा, राखीगढ़ी जो है इन चारों ऑप्शन में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है। राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है सबसे बड़ा स्थल है। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा के हिसार जिले में। तो ये जो है 500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है राखीगढ़ी।
आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 में क्या कहा जा रहा है कि आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि उनका मूल निवास तिब्बत था? मैक्स मुलर का, या गंगानाथ झा का, या दयानंद सरस्वती का, या संपूर्ण आनंद का? तो ध्यान रखिएगा, दयानंद सरस्वती का मत था कि इनका मूल निवास कहाँ है? तिब्बत था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 में क्या कहा जा रहा है? किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष उस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है? कौन धर्म कहता है? तो बौद्ध धर्म कहता है। बौद्ध धर्म कहता है कि मोक्ष इसी जीवन में संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु की आवश्यकता नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 11 में क्या कहा जा रहा है कि अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा है? अशोक ने जो है किस अभिलेख में जो है स्वयं को सम्राट बताने का काम किया था? जरा आप लोग बताएंगे इसका क्या जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 11 का? तो भाब्रू अभिलेख में जो है अशोक ने अपने आप को जो है सम्राट घोषित किया था। इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को बनाइए। 12 में क्या कहा जा रहा है कि दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? किस काल में हुआ था? गुप्त काल में, मौर्य काल में, या गुप्तोत्तर काल में, या कुषाण काल में? तो दशा अवतार मंदिर का निर्माण जो है एक गुप्त काल में हुआ था। ये गुप्त काल में हुआ था। ये कहाँ है? तो देवगढ़ झांसी में है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को बनाते हैं। 13 में क्या कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध शासक अमोघ वर्ष द्वारा कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में की गई थी? किस भाषा में किया गया था कविराज मार्ग के द्वारा अमोघ वर्ष की रचना? तो किस भाषा में किया गया था? तो एक कन्नड़ भाषा में किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14 में क्या कहा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, या रजिया बेगम, या बलबन, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, इल्तुतमिश ने चलाने का काम किया था। इल्तुतमिश जो है शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे, लेकिन इल्तुतमिश यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था? निम्नलिखित में से किसने जो है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था? सी पार्कर, या अल्फ्रेड वेगनर, या हैरी हेस, या वाई.एस. मैकेंजी? तो ध्यान रखिएगा, अल्फ्रेड जो है वेगनर के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया गया था, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को बनाते हैं। 16 में क्या कहा जा रहा है कि नागार्जुन जो है सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, या कावेरी नदी पर स्थित है, या कृष्णा नदी पर स्थित है, या पेरियार नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना ये जो है किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को बनाते हैं। 17 में क्या कहा जा रहा है? बांग्लादेश के साथ कितने जो है भारतीय राज्य सीमा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ जो है कितने भारतीय राज्य साझा करता है? 3, 4, 5 या 6? तो बताएंगे। ये 5 राज्य जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन बताइए? मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से बोल देते हैं, मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को बनाते हैं। 18 में क्या कहा जा रहा है कि जौहर घाटी किस जो है भारतीय राज्य में स्थित है? जौहर घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? जौहर घाटी हिमाचल प्रदेश में, या उत्तराखंड में, या सिक्किम में, या जम्मू कश्मीर में? तो जौहर घाटी ये कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। इसको ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड के सीएम का नाम बताइए आप लोग, कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी हैं। इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 19 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है? किस प्रकार की नदियों में? तो प्रायद्वीपीय नदियों में जो है जल ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम होती है, प्रायद्वीपीय नदियों में। ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। 20 में क्या कहा जा रहा है कि भारत में किस प्रकार की मृदा का सर्वाधिक प्रयोग ईंट निर्माण में किया जाता है? किस प्रकार का मृदा का सर्वाधिक प्रयोग ईंट निर्माण में किया जाता है? तो लेटराइट मिट्टी का जो है प्रयोग ईंट निर्माण में किया जाता है सर्वाधिक। इसको ध्यान रखिएगा, लेटराइट मिट्टी का। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को बनाते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? ये पूछा जा रहा है। तो एक ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है बताइए आप लोग। तो कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ध्यान रखिएगा, यहाँ के सीएम जयराम ठाकुर जी है, और यहाँ के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी है।
आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को बनाते हैं। 22 को बनाइए। 22 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। इसको ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है नहीं है, तो कौन नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार सरसों नहीं है, ये खरीफ फसल नहीं है। बाकी सब आपका खरीफ फसल है। खरीफ फसल कौन कौन है? चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर। और रबी फसल में कौन आता है? गेहूं, चना, सरसों, जौ, ये सब रबी फसल में आता है। तो इसीलिए एक खरीफ फसल नहीं है, सरसों क्या है? रबी फसल है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को बनाते हैं। 23 में क्या कहा जा रहा है कि रेड सिंधी निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है? रेड सिंधी किसकी नस्ल है? तो एक गाय का ये नस्ल है, इसको ध्यान रखिएगा। रेड सिंधी एक गाय का नस्ल है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को बनाते हैं। देश में जो है प्राकृतिक गैसों का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? देश में प्राकृतिक गैसों का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? आपके भारत में पूछा जा रहा है, तो कहाँ है? ऑप्शन के अनुसार इन चारों में से कहाँ है? तो मुंबई हाई में है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को बनाते हैं। 25 में क्या कहा जा रहा है कि कोल जो है इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो 1975 में किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को बनाते हैं। केंद्रीय राज्य संबंधों पर जो है गठित एम पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? एम पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो बताएंगे साथियों इसका क्या होगा जवाब। तो ये 2007 में किया गया था। ये 2007 में किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। 27 में क्या कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो अनुच्छेद 155 के तहत, अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। और राज्यपाल शपथ ग्रहण किसके अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो 159 के तहत शपथ ग्रहण करेंगे। इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को बनाते हैं। 28 में क्या कहा जा रहा है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? दोनों सदनों की संयुक्त रूप से बैठक की अध्यक्षता ये कौन करने का काम करता है? तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अभी लोकसभा अध्यक्ष 17वीं लोकसभा अध्यक्ष जो है 17वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी हैं। ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को बनाते हैं। 29 में क्या कहा जा रहा है कि संसद के सत्र आरंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए? 14 दिन या 6 सप्ताह या 6 माह या 1 वर्ष? तो कितने दिनों के बाद पारित किया जाना चाहिए? तो 6 माह के बाद पारित किया जाना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को बनाते हैं। 30 में क्या कहा जा रहा है कि सरकार की संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? सरकार की संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड, जापान, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? तो ये कनाडा के देश से भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था लाने का काम किया गया। कहाँ से? तो कनाडा से। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को बनाते हैं। 31 में क्या कहा जा रहा है? किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी? किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी? उस अधिनियम का नाम बताना है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किया गया था, 1892 के तहत। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 को बनाते हैं। 32 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि संविधान सभा द्वारा गठित संचालन समिति के जो है अध्यक्ष इनमें से कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो कौन थे? संविधान सभा द्वारा गठित संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 को बनाते हैं। 33 में क्या कहा जा रहा है साथियों? 33 को जरा देखेंगे। किस जो है संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? तो वो कौन सा संविधान संशोधन था ये पूछा जा रहा है। तो 91वां जो 91 संविधान संशोधन के तहत ये पारित किया गया कि
प्रधानमंत्री को शामिल करते हुए कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 को बनाते हैं। 34 को देखेंगे। 34 में क्या कहा जा रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक से संबंधित, जिसको हम लोग कैग बोलते हैं, अब गिरीश चंद्र मुर्मू जी है, उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो इस संविधान के किस भाग में है? तो ये संविधान के भाग 5 में, इसको ध्यान रखेंगे, भाग 5 में है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। 35 में क्या कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो पंचायत चुनाव में, अभी तो बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है, बताइए, क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो कितना रहना चाहिए मिनिमम जो है? न्यूनतम 21 वर्ष रहना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 को बनाते हैं। 36 में क्या कहा जा रहा है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? प्रथम जो है राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, बताइए। तो कब किया गया था? 1955 में किया गया था, 1955 में किया गया था। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 को बनाएंगे। समाचार पत्र जो है निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? समाचार पत्र जो है किस सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, इसको ध्यान रखेंगे, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। समाचार पत्र, शिक्षा, वन, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? तो समवर्ती सूची के। इसमें कुल कितने विषय है? तो 52 विषय है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखा गया है? तो प्रेमचंद्र के द्वारा कौन नहीं लिखा गया है, ये पूछा जा रहा है। तो बताएंगे साथ ही उसका क्या होगा सही जवाब। तो यशोधरा जो है प्रेमचंद्र के द्वारा नहीं लिखा गया है, बाकी सब लिखा गया है। रंगभूमि, निर्मला और गोदान, ये सब लिखे गए हैं। यशोधरा पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे। 39 में क्या कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो बताएंगे, ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे। 40 में क्या कहा जा रहा है कि अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो अमजद अली खां का संबंध जो है किससे है? सरोद से है, सरोद से है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 को बनाएंगे। 41 में क्या कहा जा रहा है? ग्रे बुक किस देश का जो है सरकारी रिपोर्ट प्रकाशन या दस्तावेज है? ग्रे बुक ईरान का है या जापान का है, बेल्जियम का है या जापान और बेल्जियम का है? तो ग्रे बुक जो है ये किसका किसका है, ज़रा आप लोग बताएंगे। तो ये जापान और बेल्जियम दोनों का है ग्रे बुक। अभी ध्यान रखिएगा, करंट से रिलेटेड FATF के द्वारा ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को फिर से शामिल कर लिया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ग्रे लिस्ट जो होता है उसमें जो है जो देश जो है आतंकी संगठन को बढ़ावा देता है उसको उसमें रखा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे एक ग्रे लिस्ट जो है सरकारी रिपोर्ट है, ग्रे बुक और ग्रे लिस्ट है, ग्रे की सूची है या ग्रे बुक है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, बताइए। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसको बोला जाता है, बताइए। तो किसको बोला जाता है? म्यांमार को बोला जाता है, म्यांमार को बोला जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 को बनाएंगे। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गलत मत कर दीजिएगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान पूछेगा तो कहाँ? भोपाल में। इसको मारिएगा कहाँ? भोपाल में। अगर यही पूछ देता कि वन्य जीव अनुसंधान संसाधन, यानी कि भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संसाधन, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वन प्रबंधन संस्थान तो कहाँ? भोपाल में। अगर वन्य जीव अनुसंधान पूछता तो देहरादून में। तो कंफ्यूज नहीं होना, इसको ध्यान रखना है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 को बनाना है। 44 में क्या कहा जा रहा है कि नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष जो है लागू किया गया था? तो किस वर्ष लागू किया गया था बताएंगे, तो ये 2003 में लागू किया गया था। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 को बनाएंगे। 45 में क्या कहा जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का गठन कब किया गया था? तो इंटरपोल का जो है गठन कब किया गया था? 1923 में किया गया था इंटरपोल का गठन, ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स, फ्रांस में। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे। 46 में क्या कहा जा रहा है कि 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो ये 6ठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। ये 6ठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था, इसको ध्यान रखेंगे। कब? 1969 में, 1969 में। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर
47 को देखेंगे। 47 में क्या कहा जा रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था। योजना आयोग का गठन जो है किस समिति के सिफारिश पर किया गया था, तो केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर किया गया था। इसको ध्यान रखेंगे, केसी नियोगी जी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 को बनाते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। सेवा कर या सीमा शुल्क या बिक्री कर या उपयुक्त सभी। तो साथियों अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण यहाँ पे सभी है, सभी है। सेवा कर भी है, सीमा शुल्क भी है और बिक्री कर भी है। ये सब जो है अप्रत्यक्ष कर के ही उदाहरण है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे। 49 में क्या कहा जा रहा है कि मनरेगा योजना के पहले चरण में देश के कुल कितने जिले में लागू किया गया था। देश के कुल कितने जिले में लागू किया गया था। 200 जिलों में लागू किया गया था मनरेगा का पहला चरण में। इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे। 50 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 को बनाइए। 50 को देखिए। 50 में क्या कहा जा रहा है कि यदि अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में है तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यह किसका नियम है। गोसेन का नियम है या ग्रेशम का नियम है या से का नियम है। इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये किसका नियम है, तो एक ग्रेशम का नियम है, एक ग्रेशम का नियम है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 को बनाते हैं। कहा जा रहा है कि पर्यावरण से संबंधित प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल समझौता किस वर्ष किया गया था। मॉन्ट्रियल समझौता जो है किस वर्ष किया गया था, तो ये 1987 में किया गया था। कब, तो 1987 में किया गया था। इसका जो लक्ष्य था ओजोन विखंडन करने वाले पदार्थ के उत्पादन एवं उपयोग पर रोक लगाने के लिए समय सीमा का निर्धारण करना था। तो ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा रहा है किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1987 में। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 को बनाएंगे। 52 को देखेंगे। 52 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है इन चारों ऑप्शन में से, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये इसका उदाहरण नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 को बनाएंगे। 53 में क्या कहा जा रहा है साथियों, जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र सिमलीपाल किस राज्य में स्थित है। सिमलीपाल जो है किस राज्य में स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो ये कहाँ है, ये उड़ीसा में है। अगर उड़ीसा की बात किया जाए तो यहाँ के सीएम नवीन पटनायक है और यहाँ के गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल जी है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 को बनाते हैं। 54 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में कौन दुर्लभ जातियों के उदाहरण है। दुर्लभ जातियों के कौन उदाहरण है इन चारों ऑप्शन में से, हिम चीता या बाघ या कस्तूरी मृग या लंगूर। तो हिम चीता जो है ये दुर्लभ जातियों के उदाहरण है, हिम चीता, इन चारों ऑप्शनों में से। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर, क्योंकि इसकी संख्या जो है विश्व में बहुत कम है हिम चीता की, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 को बनाएंगे। 55 में क्या कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपको हैदराबाद में है। कहाँ है, हैदराबाद में। हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है। यहाँ के सीएम जो अगर बात किया जाए तो क्या है, के चंद्रशेखर राव जी है और यहाँ के गवर्नर डॉक्टर तमिली साई सुंदरराजन जी हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 को देखेंगे जो कि साइंस से है। क्या कहा जा रहा है कि कोणीय वेग की विमा निम्नलिखित में से क्या है। कोणीय संवेग की विमा, तो कोणीय संवेग की विमा जो है क्या होता है बताइए, ml2t-1। इसको ध्यान रखिएगा। और जो है कोणीय संवेग का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 को बनाते हैं। 57 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक सदिश राशि नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से पूछ रहा है कौन सदिश राशि नहीं है, तो ये विद्युत धारा आपका सदिश राशि नहीं है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो ये फैराडे होता है। इसको ध्यान रखेंगे, विद्युत धारा आपका अदिश है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 को देखेंगे। 58 में क्या कहा जा रहा है कि यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा। तो विषुवत रेखा पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा या बढ़ जाएगा, बताइए आप लोग। तो इस स्थिति में क्या हो जाता है, घट जाता है, घट जाता है, घट जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 59 को बनाइए। 59 में क्या कहा जा रहा है कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से क्या नहीं बदलता है।
एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाइएगा तो इसका आवृत्ति नहीं बदलता है, इसका आवृत्ति नहीं बदलता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 को बनाएंगे। 60 में क्या कहा जा रहा है कि डूबते हुए सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश के किस परिघटना से संबंधित है। जब सूर्य डूबता है तो किस कारण लाल दिखाई देता है, तो यह प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 को बनाएंगे। कहा जा रहा है कि हीरे में कौन सा प्रसंस्करण पाया जाता है। हीरे में तो sp3 प्रसंस्करण पाया जाता है, sp3 जो है प्रसंस्करण पाया जाता है हीरे में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 62 को बनाइए। निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों में न चिपकने वाली परत पर चढ़ाने में किया जाता है। किसका उपयोग, तो यह टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। किसका, टेफ्लॉन का। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 को बनाएंगे। निम्नलिखित में से किसके कारण जो है कांच का रंग लाल हो जाता है। किसके कारण, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड के कारण कांच का रंग जो है ये लाल हो जाता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड के कारण। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 64 को बनाएंगे। कहा जा रहा है कि सोने का सबसे शुद्धतम रूप क्या है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप क्या है, तो पिटवा लोहा होता है। कौन होता है, पिटवा लोहा होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 65 को बनाइए। चिली साल्ट पीटर का रासायनिक रूप क्या है। रासायनिक सूत्र पूछ रहा है चिली साल्ट पीटर का, तो क्या होता है बताएंगे, NaNO3। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग सोडियम नाइट्रेट भी कहते हैं या चिली साल्ट पीटर भी कहते हैं। अगर सोडियम नाइट्रेट दे देगा तो गलती मत कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, इसको सोडियम नाइट्रेट भी बोला जाता है, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 को बनाते हैं। 66 में क्या कहा जा रहा है कि अमरबेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। अमरबेल जो है किसका उदाहरण है, क्या है, तो अमरबेल जो है क्या है, परजीवी है, परजीवी है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 67 को बनाइए। 67 में क्या कहा जा रहा है कि पादपों में जल का परिवहन होता है। किसके द्वारा, तो जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा, तो जाइलम के द्वारा। पादपों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 68 को बनाइए। मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा शोषण करता है। मेढक किसके द्वारा शोषण करता है भैया, तो बता दीजिए आप लोग। मेढक जो है यह फेफड़ा से भी करता है और त्वचा से भी करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी, ये दोनों चीज़ से करता है, फेफड़ा से भी करेगा और त्वचा से भी करता है, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 को बनाते हैं। 69 को बनाइए। 69 में क्या कहा जा रहा है कि क्षुद्रांत की लंबाई होती है लगभग, कितना लंबाई होता है, तो 7.5 मीटर होता है इसकी लंबाई। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 को बनाते हैं। क्या कहा जा रहा है कि पालक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। पालक में, तो पालक में जो है ऑक्जेलिक जो है अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है किसमें, तो पालक में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 71 को बनाइए। 71 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में से किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 से बढ़ा करके 150 दिन करने की घोषणा किया है। तो कौन सरकार हाल ही में, तो ये उत्तराखंड जो है 100 दिन से बढ़ा करके 150 दिन कर दिया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी है और यहाँ के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी है, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। 72 में क्या कहा जा रहा है कि भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। तो किस राज्य में किया जाएगा, इथेनॉल संयंत्र की स्थापना भारत के किस राज्य में किया जाएगा, बताइए आप लोग। तो ये कहाँ किया जाएगा, तो ये भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में किया जाएगा, तो ये छत्तीसगढ़ में किया जाएगा, ये छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। अगर छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो यहाँ के सीएम भूपेश बघेल है और यहाँ के गवर्नर अनुसुईया उइके है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 73 को बनाइए। 73 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में से अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन का संबंध किस राजनीतिक दल से है। जो बाइडेन का संबंध जो है किस राजनीतिक दल से है, तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता है, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 को बनाते हैं। हाल ही में जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वैनेडियम के भंडार को खोज किया है। वैनेडियम भंडार के खोज करने का काम किया है, कौन राज्य सरकार, बताइए। तो ये हाल ही फिलहाल में जो कहाँ खोज हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में खोज हुआ है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ईटानगर है और यहाँ का सीएम का नाम बताइए, पेमा खांडू, और गवर्नर बीडी मिश्रा जी है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 को बनाते हैं। 75 में क्या कहा जा रहा है कि जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है। तो भारत का स्थान कितना है, तो भारत का स्थान जो है ये 7वां है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 को बनाते हैं। कहा जा रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा रतले पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। रतले पनबिजली परियोजना ये किस नदी पर स्थित है, तो ये चिनाब नदी पर स्थित है, ये चिनाब नदी पर स्थित है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 77 को बनाइए।
भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? रक्षिता है या रक्षक है या शक्ति है या कवच है? तो इसका नाम क्या है? शक्ति है। इसका नाम क्या है? शक्ति है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 78 को बनाइए। 78 में क्या कहा जा रहा है? हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकॉग्निशन ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन है? प्रणव मुखर्जी या रामचंद्र गुहा या नजमा हेपतुल्ला या मोहम्मद हामिद अंसारी? तो ये पुस्तक कौन लिखे हैं? बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन है? तो बताइए आप लोग, इस क्वेश्चन का क्या होगा जवाब? तो मोहम्मद हामिद अंसारी जी इस पुस्तक को लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 को तरफ बनाइए। हाल ही में जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टार्स परियोजना को मंजूरी दी, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? इसका संबंध जो है किस क्षेत्र से है? तो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार है, तो इसको लागू किया गया। तो इसका संबंध क्या चीज़ हो जाएगा? शिक्षा के सुधार से। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 को बनाते हैं। 80 में क्या कहा जा रहा है कि दिसंबर 2020 में किस व्यक्ति को ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया? तो किसको दिया गया बताएंगे आप लोग? तो रंजीत सिंह डिसाले को दिया गया। इसमें जो है $1 मिलियन पुरस्कार दी जाती है, लगभग 7.4 करोड़ रुपये दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। 81 को बनाएंगे। 81 में क्या कहा जा रहा है कि गरीबों के किफ़ायती मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने माँ योजना की शुरुआत किया है? उस सरकार का नाम बताना है। माँ योजना कहाँ लागू किया गया? माँ योजना तो हाल ही फिलहाल में कहाँ शुरू किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया। इसके अंतर्गत जो है 5 रुपये में आपको भरपेट भोजन मिलेगा, ठीक है ना। ये अगर पश्चिम बंगाल की बात किया जाए तो बताएंगे यहाँ के सीएम कौन है? ममता बनर्जी जी है, और यहाँ के गवर्नर जगदीप धनखड़ जी हैं, इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस क्षेत्र में राज्य के 31वें जिले के रूप में गठित करने की मंजूरी दिया है? तो किसको? तो विजयनगर को। विजयनगर जो है 31वां जिला हो जाएगा कर्नाटक का। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 को बनाते हैं। कहा जा रहा है कि हाल ही में किस देश के द्वारा कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का सफलतापूर्वक संचालन किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? कृत्रिम सूर्य का परिचालन रिएक्टर सफलतापूर्वक संचालन किया गया, तो चीन के तहत किया गया, चीन के द्वारा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 84 को देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा हाल ही में किस भारतीय को यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया? तो किसको बताएंगे आप लोग? तो विद्युत मोहन जी को जो है यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया, विद्युत मोहन जी को। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 85 को बनाएंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 22,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली जी बन गए हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 को बनाते हैं। 86 में क्या कहा जा रहा है साथियों? हाल ही में जो है किस व्यक्ति को लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो लोकसभा के महासचिव कौन है बताएंगे आप लोग? उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह, उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह, जो ये ओम बिरला के द्वारा नियुक्त किया गया है। सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं। 87 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में उत्सुक कर जो है आर्द्रभूमि परिसर को अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया, या किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है हाल ही में उत्सुक कर आर्द्रभूमि परिसर को। तो बताएंगे साथियों इसका क्या होगा सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 87 का जवाब दीजिए। तो कहाँ शुरू किया गया है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है ये पूछा जा रहा है। तो ये कहाँ है? लद्दाख में स्थित है, ध्यान रखेंगे। लद्दाख में। अगर लद्दाख की बात किया जाए तो यहाँ की कैपिटल क्या है? लेह। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो राधाकृष्ण माथुर जी हैं, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 को बनाते हैं। 88 में क्या कहा जा रहा है कि विश्व एड्स दिवस 2020 का थीम क्या था? तो बताइए आप लोग, थीम क्या था? तो जो है 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। इसका थीम था एंडिंग द HIV, एंडिंग द HIV, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं। 89 में क्या कहा जा रहा है कि वर्ष 2020 का मान बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मान बुकर पुरस्कार जो है किसे दिया गया 20 में? तो किसको दिया गया? तो डगलस स्टुअर्ट को दिया गया, डगलस स्टुअर्ट को दिया गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 90 को बनाइए। 90 में क्या कहा जा रहा है
13वां पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? 13वां पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा, ये भारत में किया जाएगा। और 14वां पूछेगा तो कहाँ बताइएगा? 2027 में होने वाला है 14वां, दक्षिण अफ्रीका में होगा, लेकिन 2023 में कहाँ होगा? भारत में होगा 13वां पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 91 को बनाइए। 91 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 100% सीटों की आरक्षित कर दिया है? कौन राज्य सरकार? तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार जो है अपने लोगों के लिए सरकारी नौकरी में 100% है। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है, और यहाँ के गवर्नर मंगू छगन भाई पटेल है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 92 को बनाइए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला 190वां देश जो है कौन बना है, ये पूछा जा रहा है। तो कौन बन गया है? तो आपका IMF में शामिल होने वाला 190वां देश कौन बन गया है? बताएंगे साथियों उसका क्या होगा सही जवाब। तो ये अंडोरा बन गया है। कौन बन गया है? अंडोरा बन गया है, अंडोरा बन गया है, अंडोरा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 93 को बनाइए। 93 में क्या कहा जा रहा है कि जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? किस देश के द्वारा किया गया? तो फ्रांस के द्वारा किया गया, फ्रांस के द्वारा किया गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 94 को बनाइए। 94 को देखिए। 94 में क्या कहा जा रहा है कि वर्तमान में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी RCEP में सदस्य देशों की संख्या क्या है? तो RCEP में जो है सदस्य देशों की संख्या ये पूछा जा रहा है, तो कितना है? तो 15 है, 15 है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 95 को बनाइए। 95 में क्या कहा जा रहा है कि अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित खिलाड़ी मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो भारोत्तोलन में हाल ही फिलहाल में टोक्यो में मेडल जीत के लाई है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 को देखते हैं। 96 में क्या कहा जा रहा है, जो कि मैथमेटिक्स से है कि 8:30 पर घड़ी में घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो कोण ज्ञात करके आप लोग बताइएगा क्या होगा। तो इसका कोण ज्ञात कीजिएगा तो 75 डिग्री आएगा, घंटा और मिनट के सुई के बीच का कोण 8:30 पर। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 को बनाते हैं। 97 में क्या कहा जा रहा है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। इसका जो है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² प्लस πrl, πr² प्लस πrl। तो इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, जो आएगा वहीं आपका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेटिव वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 98 को बनाइए। 98 में क्या कहा जा रहा है कि ए नल किसी हौज को 30 मिनट भरता है, बी किसी 8 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकाल देता है। पूर्ण खाली हौज में दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो 60 मिनट में कितने 60 मिनट में भर देते हैं। तो हौज की धारिता निकालना है, उसकी क्षमता निकालना है। ठीक है ना। तो टंकी के जो है धारिता निकालना है यहाँ पे, ये भी कैलकुलेटिव है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है ना। बना करके आप लोग बताइएगा इसका क्या होगा जवाब, जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 99 को बनाइए। 99 में क्या कहा जा रहा है कि एक दुकानदार 10 रुपये में 4 नींबू खरीद कर 15 रुपये में 5 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो एक नींबू का क्रय मूल्य निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 10/4 यानी कि 2.5 रुपया, और एक नींबू का विक्रय मूल्य निकालिएगा तो 15/5 यानी कि 3 रुपया। तो क्या है यहाँ पे हो रहा है? तो यहाँ पे लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर निकालिए, तो निकालिएगा आपको तो क्या आ जाएगा? 20% जो है इसको लाभ मिलेगा, 20% इसको लाभ मिलेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 को बनाते हैं। अंत भला तो सब भला, इस सेट का अंतिम क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत भार 25 किलोग्राम है, तो 20 से 25 में गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 500 kg। यदि अध्यापक का भार सम्मिलित कर लिया जाता है तो 500 ग्राम वृद्धि हो जाता है। तो अध्यापक का भार सम्मिलित कर लिया जाता है, तो यानी कि अब 20 गो था तब 21 हो जाएगा, और भार में भी बढ़ रहा है तो 21 गुने 25 दशमलव 25.5 kg, उसको मल्टीपल कीजिएगा तो जो आएगा उसमें से आपका ये भार था 20 गुने 25 यानी कि 500 kg, उसमें से घटाइएगा वहीं आपका आंसर आएगा। आप लोग घटा करके बताइएगा क्या इसका आंसर आया, कमेंट जरूर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में जा करके इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो साथी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर ले और घंटी को दबा दे ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन जाए तो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और इस वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दें ताकि वे लोग भी देख सकें। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।